वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर एम खालिद सिद्दीकी। आई एम ए रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ माहितुल अमराज पैथोलॉजी फ्रॉम वन ऑफ द मोस्ट prestigious college of Unani system of medicine of India, that is Rajkiye या Government Takmilutib College and Hospital, Lucknow. I am making this video on the request of my students and hope you can also find this video beneficial. If you like this video, then please like, share and subscribe this channel, and don't forget to press the bell icon to get the notification earliest. Welcome dear students. We are talking about the cell injury, Juruh Khulia, and this is the part second of the cell injury. In the first part, we have already talked about the definition of the cell injury and the etiology. Juruh Khulia क्या है, उसकी तारीफ और उसके असबाब की हम लोग बात कर चुके हैं. आज इस सेकंड पार्ट में हम लोग बात करेंगे कि व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ द सेल इंजरी और द उसकी जो पैथोजेनेसिस क्या है, मैकेनिज्म. मैकेनिज्म को हम लोग कहते हैं मैकेनिया और द पैथोजेनेसिस को हम लोग कहते हैं हुदूस. तो आज हम इसमें बात करेंगे हम लोग कि इसकी मैकेनिज्म क्या है या इसकी पैथोजेनेसिस क्या है. दोनों एक ही चीज़ हैं. कई बार पैथोफिजियोलॉजी भी कहते हैं, माहियती अफ़ाल, तीनों एक ही चीज़ें हैं. ठीक है, क्लियर? यहाँ तक तो बात हो गई थी. नाउ थोड़ा सा रिकैप कर लिया जाए. हम लोगों ने बात की थी कि सेल इंजरी क्या है, जुरूह खुलिया क्या है. कि एक सेल है, देयर इज अ सेल, दिस पर्टिकुलर सेल इज नॉर्मल सेल, इट इज वर्किंग इट्स नॉर्मल function, it is performing its normal function in the state of the homeostasis. होम्योस्टेसिस है, वहाँ पर सेल अपना नॉर्मल काम कर रही है. अगर किसी तरह का कोई स्ट्रेस आता है, कोई इटियोलॉजिकल एजेंट आता है, तो क्या होता है कि होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब होती है और वहाँ पर स्ट्रक्चरल और फंक्शनल चेंज आता है, एंड दैट स्ट्रक्चरल और फंक्शनल चेंज इज नोन एज द सेल इंजरी. इट मे बी रिवर्सिबल, इट मे बी इरिवर्सिबल. इरिवर्सिबल हो सकती है या रिवर्सिबल हो सकती है. रिवर्सिबल क्या है, यानी कि जब वो स्ट्रेस या इटियोलॉजिकल एजेंट जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं है, बहुत पोटेंट नहीं है, और जब वो हट जाए तो सेल अपने नॉर्मल स्ट्रक्चर और फंक्शन फॉर्म में लौट आती है. और अगर सेल नॉर्मल स्ट्रक्चर और फंक्शन फॉर्म में नहीं लौट पाती है तो दैट इज नोन एज द इरिवर्सिबल सेल इंजरी. यहां तक हम लोग बात कर चुके थे. इज इट क्लियर? अब क्या बात होगी कि जो इंजूरियस एजेंट है, हम लोगों ने जो बात की कि अब तक जितने इटियोलॉजिकल एजेंट हैं, सिंगल इटियोलॉजिकल एजेंट या कई तरह के इटियोलॉजिकल एजेंट जब सेल पर, नॉर्मल सेल पर अटैक करते हैं या वहां नॉर्मल सेल के पास आते हैं, तो देयर में बी इंजरी, एंड दैट इंजरी में बी रिवर्सिबल और द इरिवर्सिबल. जो इंजरी है रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो किसी तरह की जो है वो इंजरी हो, कोई उसका काज हो, कुछ चीज़ें बिल्कुल कॉमन है, हर तरह की इंजरी में होगी. और वो कॉमन चीज़ें क्या है, देयर आर द सम जनरल फीचर्स, उसकी हम लोग बात करेंगे. तो पहली चीज़ है दिस टाइप, ड्यूरेशन एंड सीवियरिटी ऑफ द इंजूरियस एजेंट. किस तरह का जो इंजूरियस एजेंट है वो कैसा है, कितने टाइम के लिए और कितना सीवियर है. फॉर एग्जाम्पल द स्मॉल डोज ऑफ ए केमिकल टॉक्सिन अगर आ रहा है तो दैट विल प्रोड्यूस द रिवर्सिबल सेल इंजरी. इसी तरह अगर इस्चीमिया हो रही फॉर द शार्टर पीरियड, ब्लड सप्लाई कम हो रही कहीं शार्टर पीरियड के लिए, तो दैट विल प्रोड्यूस द रिवर्सिबल सेल इंजरी. और अगर यही चीज़ ज़्यादा टाइम के लिए होगी, ज़्यादा पोटेंट होगी, तो इट विल प्रोड्यूस द इरिवर्सिबल सेल इंजरी. बात समझ में आ रही है कि जो काज है वो काज कितना पोटेंट है, कितने टाइम के लिए आ रहा है, कितनी सीवियरिटी से आ रहा है, इस पर डिपेंड करेगा कि इंजरी जो है वो रिवर्सिबल हो रही है या इरिवर्सिबल हो रही है. तो दूसरी चीज़ है टाइप, स्टेटस एंड एडाप्टेबिलिटी ऑफ द टारगेट सेल. यानी इंजूरियस एजेंट जहाँ पर जिस सेल पर काम कर रहा है वो किस तरह की सेल है, उसकी न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसी है, उसकी मेटाबॉलिक स्टेटस कैसी है, और उसकी एडाप्टेबिलिटी यानी एडाप्ट जो हम लोगों ने पढ़ा था एडाप्टेशन, सेल में एडाप्ट इनटू द एडवर्स कंडीशन, तो उसकी एडाप्टेबिलिटी की पावर कितनी कैसी है, इस पे भी डिपेंड करता है. वेरी कॉमन एग्जांपल इज द इस्चीमिया और द हाइपोक्सिया. इस्चीमिया या हाइपोक्सिया अगर होती है तो कार्डियक मसल जो हैं
वो ज़्यादा वल्नरेबल है कि उसके अंदर इंजरी ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू द स्टेटेड मसल, जो हमारी स्केलेटल मसल है उनके मुकाबले में। यानी स्केलेटल मसल ज़्यादा मजबूत हैं एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ द इंजरी के लिए, उसके मुकाबले में कार्डियक मसल जो है वो कमज़ोर हैं। तो ये टाइप बात हुई कि टाइप, स्टेटस एंड अडॉप्टेबिलिटी क्या हुई। थर्ड थिंग इज द जनरल अंडरलाइंग मैकेनिज्म। क्या हो रहा है कि कई तरह के जो और चीज़ें हैं उसके अलावा जो सेलुलर लेवल पर बायोकेमिकल चेंजेस आ रहे हैं, किसी तरह की भी इंजरी हो, उसमें ये 5 चीज़ें कॉमन हैं। और वो कॉमन चीज़ें क्या हैं? दैट आर द माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज। माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज होता है और हमें पता है कि जब माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज होता है तो देयर इज द एटीपी डिप्लीशन। एटीपी जो है कम होती है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है, वो एटीपी बनाता है। तो जब माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज होगी तो एटीपी कम होगा। आगे हम लोग इसकी डिटेल पढ़ेंगे कि जब एटीपी कम होगी तो किस किस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। सेल मेम्ब्रेन डैमेज, सेल मेम्ब्रेन में डैमेज होती है और हमें पता है कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो कई तरह के फंक्शन परफॉर्म करती है। तो सेल मेम्ब्रेन डैमेज होगी तो वो फंक्शन डिस्टर्ब होगा। रिलीज ऑफ द ऑक्सीजन डिराइव्ड फ्री रेडिकल्स, जब सेल में इंजरी होती है तो फ्री रेडिकल्स, जिसे हम रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज कहते हैं या फ्री रेडिकल्स कहते हैं, वो रिलीज होती हैं और वो टॉक्सिक होती हैं सेल्स के लिए। रिड्यूस प्रोटीन सिंथेसिस, जब एटीपी कम होती है तो प्रोटीन सिंथेसिस कम होगी, और जब प्रोटीन सिंथेसिस कम होगी तो हमारा सेल का जो स्ट्रक्चर है, हमारे जो सेल के जो एंजाइम्स हैं, ये सारे प्रोटीन से बने हुए होते हैं, तो उसमें कमी आती है। और देयर विल बी द न्यूक्लियर डैमेज। तो ये 5 चीज़ें किसी तरह की भी इंजरी हो उसमें कॉमन है सेल में। अब हम लोग एक एग्जाम्पल इसके बाद लेंगे कि अगर जो मोस्ट कॉमन काज ऑफ द सेलुलर इंजरी इज द हाइपोक्सिया या इस्चीमिया, तो अगर हाइपोक्सिया या इस्चीमिया होती है तो वो किस तरह की इंजरी कैसे प्रोड्यूस करेगी, रिवर्सिबल इंजरी में क्या क्या चेंजेस आएंगे, और अगर इंजरी रिवर्सिबल है तो उसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे। तो जब सेल इंजरी हो रही है तो हम लोगों ने बात की कि 3 चीज़ें कॉमन हैं कि पहली चीज़ ये है कि जो इंजूरियस एजेंट आ रहा है वो कैसा है, उसका इफेक्ट है। फिर सेल जहाँ पर इंजूरियस एजेंट काम कर रहा है और वो कैसा है, उसका इफेक्ट आएगा। और तीसरी चीज़ जो है वो 4-5 चीज़ें कॉमन हैं जो किसी तरह की भी इंजरी हो सब में होती हैं। मोस्ट कॉमन काज ऑफ द सेल इंजरी हम लोग पढ़ चुके हैं, दैट इज़ द हाइपोक्सिया एंड इस्चीमिया। हाइपोक्सिया क्या था? किल्लत नसीम। और इस्चीमिया क्या था? दैट वाज द दिस किल्लतो दम मकामी, यानी लोकल वहाँ पर जो किसी जगह पर ब्लड जो है वो सप्लाई कम हो गई है। तो अगर हम लोग पैथोजेनोसिस ऑफ द इस्चमिक और हाइपोक्सिक इंजरी देखें, किल्लत नसीम की वजह से या किल्लतो दम मकामी की वजह से जो इंजरी हो रही है, तो पहले इंजरी जो होगी दैट विल बी द रिवर्सिबल सेल इंजरी, जिसे हम लोग कहते हैं काबिले मराजअत जुरूह खुलिया या काबिले बहाल जुरूह खुलिया, यानी इतनी इंजरी हुई है जो वापस लौट सकती है, बहाल हो सकती है। तो किल्लत नसीम या दिस इस्चीमिया, हाइपोक्सिया या इस्चीमिया मोस्ट कॉमन काज है, हम लोगों ने पढ़ा था। तो अगर कहीं पर ब्लड सप्लाई कम होती है, ऑक्सीजन कम होती है, ब्लड सप्लाई कम होगी तो क्या होगा कि वहाँ पर भी ऑक्सीजन कम होगा और ऑक्सीजन के साथ साथ न्यूट्रिशन भी कम होगा। और जब खाली ब्लड सप्लाई कम होगी, जब खाली ऑक्सीजन कम होगी तो वहाँ सिर्फ ऑक्सीजन कम होगी, बाकी न्यूट्रिशन वहाँ पर नॉर्मल होगा। तो अगर इस्चीमिया की वजह से कोई इंजरी हो रही है तो उसका इफेक्ट ज़्यादा आएगा इन कंपैरिजन टू द अगर खाली हाइपोक्सिया की वजह से हो रही है। और हाइपोक्सिया और इस्चीमिया क्यों हो रही है हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि वहाँ पर ब्लड सप्लाई कम हो जाए या जो आरबीसी की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है किसी वजह से वो कम हो जाए, हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। तो अगर जब वहाँ पर ब्लड ऑक्सीजन कम आता है तो सबसे पहले क्या होता है, देयर इज़ द डिक्रीज्ड जनरेशन ऑफ द सेलुलर एटीपी। हमें पता है कि सेल में जो है इट इज़ अ नॉर्मल सेल, इट इज़ अ नॉर्मल सेल, और नॉर्मल सेल में यहाँ पर न्यूक्लियस है, हियर इज द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियर क्रोमैटिन है, और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट एक स्ट्रक्चर है, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज द माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, और भी स्ट्रक्चर हैं यहाँ पर, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी अपरेटस हैं, लाइसोसोम्स हैं, तमाम चीज़ें। माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो जब एनर्जी आती है, ग्लूकोज आता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है और इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन ये जनरेट करता है
एटीपी एनर्जी जनरेट करता है और इसी एटीपी से जो है वो हमारा सेल काम करता है, तमाम अपने मेटाबॉलिक फंक्शन परफॉर्म करता है। जब एटीपी होती है तो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट होता है, वहाँ प्रोटीन सिंथेसिस होती है, लिपिड सिंथेसिस होती है और फास्फोलिपिड के मेटाबॉलिज्म होती है। यानी तमाम तरह के जो मेटाबॉलिक प्रॉपर्टी है उसको परफॉर्म करने के लिए हमें एटीपी चाहिए, एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी कहाँ बनती है? माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है, इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो एटीपी बहुत कम बनेगी या नहीं बनेगी। दो तरह का जो मैकेनिज्म है एटीपी बनने का, पहली चीज ऑक्सीजन डिपेंडेंट वाली है जिसे हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, फास्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। तो यहां पर क्या है कि ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में गया और वहां पर एटीपी बनाया। अगर ऑक्सीजन नहीं होती है तो वहां पर एनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस होती है। एनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस क्या है कि जब ऑक्सीजन नहीं है तो इन द एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन सेल एटीपी जनरेट करने की कोशिश करती है, तो वो कहलाती है एनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, बात समझ में यहां तक आ रही है कि ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन होता है, एटीपी बनती है और अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो सेल दूसरी तरह से एटीपी जो है वो बनाने की कोशिश करेगी, दैट इज नोन एज द एनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस। तो जब एटीपी नहीं होती है तो तमाम तरह के काम जो है सेल के, वो जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं सब रुक जाती हैं, डिमिनिश्ड हो जाती हैं। उसकी वजह से जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ सेल की हैं वो बिगड़ जाती हैं। तो सेल जब ऑक्सीजन नहीं है तो एनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस के ज़रिए ऑक्सीजन जो एटीपी बनाने की कोशिश करती है। उसमें क्या होता है कि एनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस जब करती है तो उसकी वजह से सेल के अंदर लैक्टिक एसिड जो है वो प्रोड्यूस होता है एज ए बाई प्रोडक्ट, लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड जो है वो क्या करता है कि जो पीएच है सेल का, उस पीएच को बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर देता है और पीएच एसिडिक हो जाता है। और इस एसिडिक पीएच की वजह से जो ये न्यूक्लियर क्रोमैटिन है, ये क्रोमैटिन जो है वो कंडेंस होने लगती है, एक जगह जमा होने लगती है। तो पहली चीज़ हुई कि एटीपी, सेलुलर एटीपी जो है वो घट गई। और दूसरी चीज़ है यहाँ पर कि जो लैक्टिक एसिड डिपोजिशन हो रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं इंट्रासेलुलर लैक्टिक एसिडोसिस। इंट्रासेलुलर लैक्टिक एसिडोसिस। तो जब इंट्रासेलुलर लैक्टिक एसिडोसिस होती है, क्या मतलब है कि सेल के अंदर पीएच बहुत कम हो गया, एसिडिक हो गया। तो इसका साइड इफेक्ट क्या होता है? इसके नतीजे में देयर इज द न्यूक्लियर क्लम्पिंग। जो हमारा न्यूक्लियर मटेरियल है, न्यूक्लियर क्रोमैटिन है, ये कंडेंस हो जाता है, क्लम्प हो जाता है। ठीक है, क्लियर? दो चीजें समझ में आई कि एटीपी डिप्लीशन हुआ और जब ऑक्सीजन की वजह से एटीपी, ऑक्सीजन की कमी की वजह से ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन नहीं हो रहा है, एटीपी कम बन रही है या एटीपी नहीं बन रही है, तो जो दूसरा वे है सेल उसके ज़रिए एटीपी बनाने की कोशिश करता है और उसकी वजह से जो सेल का एटमॉस्फेयर है वो ज़्यादा एसिडिक हो जाता है। एट दैट कंडीशन इज नोन एज द इंट्रासेलुलर लैक्टिक एसिडोसिस। और उस एसिडोसिस की वजह से, रिड्यूस पीएच की वजह से न्यूक्लियर की है जो है वो क्लम्पिंग हो जाती है, हमारा जो क्रोमैटिन है वो क्लम्प हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि जब आप जो है वो एक्सरसाइज करते हैं, जब आपकी आदत नहीं होती और आप बहुत ज़्यादा फिजिकल मेहनत करते हैं, फिर एक्सरसाइज करने लगते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है और उसकी वजह से हमारे जो मसल्स हैं यहाँ पर लैक्टिक एसिड डिपॉजिट हो जाती है और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेन होता है जब शुरू में करते हैं। तो वो वजह वही है कि वो जो रिस्पायरेशन है सेल का, वो एरोबिक ना होकर के एनएरोबिक होता है। जब ऑक्सीजन के ज़रिए सेल एटीपी बनाती है तो उसे कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, और जब बगैर ऑक्सीजन के बनाने की कोशिश करती है तो उसे कहते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो तीसरी चीज़ जो हो रही है दैट इज द डैमेज टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन पंप।
क्या हो रहा है कि जब एटीपी डिप्लीशन हो रहा है तो दैट इंटरफेयर्स विद द जनरेशन ऑफ दिस फास्फोलिपिड्स फ्रॉम द सेलुलर फैटी एसिड। नॉर्मल सेलुलर फैटी एसिड से फास्फोलिपिड्स बराबर बनती रहती हैं जो ज़रूरी है सेल मेम्ब्रेन के कंटिन्यूअस रिपेयर के लिए, क्योंकि मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट जो सेल मेम्ब्रेन का दैट इज द फास्फोलिपिड्स। तो जब एटीपी कम होती है तो फास्फोलिपिड्स कम बनते हैं, तो मेम्ब्रेन जो है वो प्रॉपरली जिसको रिपेयर होना चाहिए रिपेयर नहीं हो पाती है। तो हमारे सेलुलर मेम्ब्रेन्स पे जो पंप है नॉर्मल पंप उनका फेलोर हो जाता है। दिस इज द नॉर्मल सेल। फॉर एग्जांपल यहाँ नॉर्मल सेल है हमारा। नॉर्मल सेल में आपका ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर क्रोमैटिन है, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दिस ऑर्गन्स आर सेलुलर मेम्ब्रेन्स पर क्या है, देयर इज ए वन थिंग दैट इज नोन एज द सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप। तो सेल मेम्ब्रेन पे एक पंप है, दैट पंप इज नोन एज द सोडियम पोटेशियम पंप। ये क्या करता है कि ये पंप जो है ये सेल से सोडियम को बाहर ले जाता है और पोटेशियम को अंदर लाता है। तो पंप जो है दिस पंप एनी टाइप ऑफ द पंप रिक्वायर्ड एटीपी। जब हमारे घरों में देखिए जो पंप है वाटर पंप जैसे होता है, हमें पानी चढ़ाने के लिए पंप का इस्तेमाल करना पड़ता है और उसको चलाने के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी। तो जब इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपरली मिल रही है तो पंप काम कर रहा है। यहाँ पर क्या एनर्जी है, दैट इज द एटीपी। जब एटीपी नहीं मिल रही है तो ये सोडियम पोटेशियम पंप काम नहीं करेगा, या बहुत अगर कम एटीपी है तो कम काम करेगा, पूरी तरह से काम नहीं कर पा रहा। जैसे हमारा अगर लाइट जो है पूरी तरह से नहीं आ रही तो पंप फेल हो जा रहा है, या लाइट नहीं आ रही तो पंप नहीं चल रहा है। उसी तरह से यहाँ पर सोडियम पोटेशियम पंप काम नहीं कर रहा है। तो क्या होगा कि सोडियम जो सेल से बाहर जाना चाहिए वो बाहर नहीं जा पाएगा, और पोटेशियम को जो अंदर आना चाहिए वो पोटेशियम अंदर नहीं आ पाएगा। यानी जो इन्फ्लेक्स ऑफ द सोडियम हो जा रहा है, सोडियम अकुमुलेट कर जा रहा है उसकी वजह से सेल के अंदर, चूंकि बाहर नहीं जा पा रहा है, और पोटेशियम जो है उसका इफ्लेक्स हो जा रहा है। तो जब सेल के अंदर सोडियम आ जाता है तो सोडियम वहाँ अकुमुलेट हो जा रहा है, जमा हो जा रहा है। और सोडियम की प्रॉपर्टी ये है कि जहाँ जहाँ सोडियम जाता है वो अपने साथ वाटर को रोकता है, रिटेन करता है। सोडियम लव्स वाटर। तो सेल के अंदर सोडियम प्लस वाटर जो है वो अकुमुलेट कर रहा है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि देयर इज द सेलुलर स्वेलिंग। ये सेल जो है ये स्वेल कर जा रहा है, सेल जो है इट इज स्वेलन, ये स्वेल कर जा रहा है, सेलुलर स्वेलिंग हो जा रही। क्यों हो जा रही? बिकॉज द सोडियम पोटेशियम पंप जो है ये काम नहीं कर रहा है। सोडियम पोटेशियम पंप क्यों नहीं काम कर रहा है? बिकॉज द एटीपी इज नॉट देयर, या एटीपी बहुत कम है। और जो इस सेल मेम्ब्रेन है यहाँ पर देयर इज द सूडोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर जा रहे हैं, दैट इज नोन एज द ब्लेब्स। ब्लेब्स फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है कि जब एटीपी कम है, मेम्ब्रेन की पूरी तरह से रिपेयर नहीं हो पा रही है, तो मेम्ब्रेन पे जो पंप है वो पंप प्रॉपरली काम नहीं कर रहे हैं। तो फर्स्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पंप इज द सोडियम पोटेशियम पंप। दूसरी चीज ये है कि देयर इज द वन मोर पंप दैट इज नोन एज द कैल्शियम पंप। और जो कैल्शियम है वो सेल के अंदर कैल्शियम बहुत कम है, आउटसाइड ऑफ द कैल्शियम इज देयर। तो जो कैल्शियम है बाहर से, जब ये पंप काम नहीं कर रहा है तो देयर इज द इन्फ्लेक्स ऑफ द कैल्शियम, दैट इज नोन एज द कैल्शियम इन्फ्लेक्स। सेल के अंदर कैल्शियम आ जा रहा है ज़्यादा, स्पेशली इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया। सेल में जो कैल्शियम है भी थोड़ा, वो कहाँ पर है? सेलुलर साइटोसॉल में फ्री नहीं है, इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया, इनटू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जब सेल का ये पंप कैल्शियम पंप प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है तो सेल के अंदर ज़्यादा कैल्शियम आ रहा है, दैट कंडीशन इज नोन एज द कैल्शियम इन्फ्लक्स। कैल्शियम इन्फ्लक्स। और कैल्शियम इन्फ्लक्स में क्या हो रहा है कि वो कैल्शियम माइटोकॉन्ड्रिया में जा रहा है, और माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो स्वेलन हो जा रही हैं, और वहाँ पर जो है वो फास्फोलिपिड रिच एमॉर्फस डेंसिटीज कलेक्ट हो जा रही हैं। देयर इज द स्मॉल डेंसिटीज, और दैट स्मॉल डेंसिटीज एमॉर्फस, यानी किसी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है उनका, फास्फोलिपिड रिच है, और वो वहाँ पर अकुमुलेट हो जा रही हैं इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों हो जा रही हैं? बिकॉज देयर इज द फेल्योर ऑफ दिस कैल्शियम पंप, और देयर इज द इन्फ्लेक्स ऑफ द कैल्शियम विद इन द सेल। देयर इज वन थिंग इज द रिड्यूस प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन की सिंथेसिस घट जा रही है किस कंडीशन में? जब देयर इज द हाइपोक्सिया और इस्चीमिया। क्या हो रहा है? दिस इज द नॉर्मल सेल, ये न्यूक्लियस है,
और देयर आर द प्रोटीन सिंथेसिस साइट। आपको पता है प्रोटीन सिंथेसिस साइट जो है व्हाट इज द, दैट इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वन इज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड अनदर इज द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उस पर आपके ये राइबोसोम जो हैं वो उससे अटैच रहते हैं, और दूसरा जो प्रोटीन सिंथेसिस साइट है दैट इज नोन एज द गोल्गी अपरेटस। दोनों मिलकर प्रोटीन सिंथेसिस कर रहे हैं। तो जब हाइपोक्सिया हो रही है तो देयर इज द स्वेलिंग इनटू द दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड दिस गोल्गी अपरेटस। ये दोनों स्वेल कर जा रहे हैं, स्वेलिंग हो जा रही है, और ये जो राइबोसोम्स हैं ये यहाँ से डिटैच हो जा रहे हैं और यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म है उसमें आ जा रहे हैं, यहाँ से डिटैच होकर के डिस्पर्स हो जा रहे हैं, साइटोप्लाज्म में आ जा रहे हैं। तो उसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो सफ़र करती है, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो राइबोसोम्स हैं ये पॉलीसोम्स जो थे, वहाँ पर पॉलीसोम्स जो हैं दे आर कन्वर्टिंग इनटू द मोनोसोम्स। पॉलीसोम्स कन्वर्ट हो रहे हैं मोनोसोम्स में। तो प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो रिड्यूस हो जा रही है, और जब प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी सेल में तो जितना प्रोटीन डिपेंडेंट काम है, चाहे वो सेलुलर मेम्ब्रेन का रिपेयरिंग हो, स्ट्रक्चर हो, जो हमारा साइटोस्केलेटन हो, एंजाइमेटिक जो फंक्शंस है प्रोटीन का, तो ये सारी जो भी प्रोटीन डिपेंडेंट चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें जो हैं वो सफ़र करेंगी। तो जब प्रोटीन सिंथेसिस डिक्रीज हो जाएगी ड्यू टू द हाइपोक्सिया, क्योंकि वहाँ पर स्वेलिंग आ जा रही है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी अपरेटस में, और राइबोसोम जो है वो डिटैच हो जा रहे हैं फ्रॉम द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इज इट क्लियर? अल्ट्रा स्ट्रक्चर एविडेंस ऑफ रिवर्सिबल सेल मेम्ब्रेन डैमेज। सेल मेम्ब्रेन डैमेज क्या हो रहा है अगर हम लोग उसको माइक्रोस्कोप से देखें तो देयर इज द लॉस ऑफ द माइक्रोविलाई। ये सेल है नॉर्मल सेल, इन द नॉर्मल सेल देयर आर द माइक्रोविलाइज। तो व्हेन देयर आर रिवर्सिबल सेल इंजरी तो उसकी वजह से दिस माइक्रोविलाई में बी लॉस। इज इट क्लियर? देयर मे बी द दिस साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन, तो उसकी वजह से देयर मे बी द दिस ब्लेब फॉर्मेशन। ब्लेब फॉर्मेशन वहाँ हो सकता है। ये सेल जो है हमने बताया था स्वेल हो जा रही है और फूल जा रही है, ब्लेब फॉर्मेशन हो जा रहा है। स्वेल की स्वेलिंग ड्यू टू द अक्यूमुलेशन ऑफ द वाटर। देखिए कोई जैसे कोई बैग है, कभी देखिए आप लेडीज़ का पर्स जो है उसमें बहुत सी चीज़ें भर दी गई जिससे उसकी कैपेसिटी है, तो कई जगह से फूल जा रहा है वो, दैट इज द जस्ट लाइक द ब्लेब फॉर्मेशन। देयर मे बी द माइलिन फिगर विद इन द साइटोप्लाज्म, या साइटोप्लाज्म के बाहर माइलिन फिगर्स मिल सकते हैं। माइलिन फिगर क्या है कि जो सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो रही है तो देयर आर द राउंड लाइक दिस लाइक स्ट्रक्चर हो रहा है, यहाँ पर अकुमुलेशन है वाटर का, और देयर इज द दिस लाइपोप्रोटीन। जो सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो रही है वहाँ पर लाइपोप्रोटीन और वाटर जो है अकुमुलेट कर रहा है इसकी लेमिनी के बीच में, एंड दिस इज नोन एज द माइलिन फिगर। माइलिन फिगर जो है अगर बहुत ज़्यादा है तो दैट मीन्स द सेलुलर इंजरी इज मच मोर, और अगर ये कम है तो दैट मीन्स द सेलुलर इंजरी इज नॉट सो मच। तो रिवर्सिबल सेल इंजरी में आपको थोड़े माइलिन फिगर्स विद इन द साइटोप्लाज्म या आउटसाइड ऑफ द साइटोप्लाज्म देखने को मिल सकते हैं। देयर लाइसोसोम जो हैं दे मे इनगल्फ द डैमेज ऑर्गेनल्स। नॉर्मली जो सेल में देयर आर द लाइसोसोम्स, देयर आर द लाइसोसोम्स लाइक दिस। लाइसोसोम्स क्या हैं? हमें पता है कि लाइसोसोम्स आर नोन एज द सुसाइड बैग। ये सुसाइड बैग कराते हैं, कई तरह के इनके अंदर एंजाइम होते हैं। तो जो सेल ऑर्गेनल्स डैमेज हो गए हैं उनको ये इनगल्फ कर ले रहे हैं, दैट इज नोन एज द ऑटोफैजी। तो यहाँ पर ऑटोफैजिक वैक्यूल्स बन जाता है। ये सेल डैमेज ऑर्गेनल्स जो है उनको लाइसोसोम जो हैं वो इनगल्फ कर ले रहे हैं कि वहाँ पर उसको हटा दें, तो दैट इज नोन द फॉर्मेशन ऑफ द ऑटोफैजिक वैक्यूल्स। तो दीज आर द चेंजेस इनटू द रिवर्सिबल इंजरी इफ देयर इज द हाइपोक्सिया और इस्चीमिया। क्या क्या चीज़ें हुई? पहली चीज़ हुई एटीपी डिप्लीशन हुआ। एटीपी डिप्लीशन हुआ क्यों हुआ? कि ऑक्सीजन नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया को ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो एटीपी कम बन रहा है। जब एटीपी कम बन रही है तो उसकी वजह से हमारा जो मेम्ब्रेन पे पंप थे, मेम्ब्रेन हमारी डैमेज हो रही है, मेम्ब्रेन डैमेज हो रही है, और इस पर जो सोडियम और पोटेशियम पंप था और जो कैल्शियम पंप था ये जो है फेलोर हो रहा है पंप का ड्यू टू द लॉस ऑफ द एनर्जी। जब सोडियम पोटेशियम पंप फेलोर हुआ तो क्या हुआ कि देयर इज द अकुमुलेशन ऑफ द वाटर इनटू एंड द सोडियम इनटू द सेल, उसकी वजह से सेल स्वेल हो गई और सेल में ब्लेब फॉर्मेशन हो गए।
कैल्शियम का इन्फ्लेक्स हुआ तो उसकी वजह से क्या हुआ कि माइटोकॉन्ड्रियल स्वेलिंग हो गई और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है वो स्मॉल जो है वो एमॉर्फस डेंसिटीज़, स्मॉल एमॉर्फस डेंसिटीज़ ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अक्यूमुलेट हो गई, छोटी छोटी एमॉर्फस डेंसिटीज़ कैल्शियम के इन्फ्लेक्स की वजह से। तीसरी चीज़ फिर हम लोगों ने पढ़ी थी कि जब एटीपी जो है प्रॉपरली नहीं बन रही है ऑक्सीजन से, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन नहीं हो रहा है, तो जो अल्टरनेट पाथवे था दैट वाज नोन एज द एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस, तो उसकी वजह से जो एटीपी बन रही है उसकी वजह से क्या हो रहा था, देयर वाज द लैक्टिक एसिडोसिस, लैक्टिक एसिडोसिस हो रही थी। तो लैक्टिक एसिडोसिस से पीएच कम हो जा रहा था और पीएच कम होने से हमारा जो न्यूक्लियर है वहाँ पर न्यूक्लियर मटेरियल की क्लम्पिंग हो रही थी। एटीपी जब कम हो रही है, मेम्ब्रेन प्रॉपरली काम नहीं कर रही थी, तो प्रोटीन जो है उसकी सिंथेसिस पे फर्क पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि जो स्वेलिंग हो रही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और जो गोल्गी अपरेटस में, और राइबोसोम जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से डिटैच हो गए, तो वहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस ठीक से नहीं हो रही थी। और जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर लेवल पर है, माइक्रोविलाई का लॉस हो सकता है, माइलिन फिगर वहाँ मिल सकते हैं, और लाइसोसोम्स जो हैं वो जो डैमेज ऑर्गेनल्स है उसको इनगल्फ कर सकते हैं। देयर में भी द ऑटोफैजिक वैक्यूल्स का फॉर्मेशन हो सकता है। तो हम लोग इसको अगर समराइज कर लें, दिस रिवर्सिबल सेल इंजरी में क्या हो रहा है, दिस इज द नॉर्मल माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में चेंज आ रहा था ना, तो दिस इज द नॉर्मल माइटोकॉन्ड्रिया और दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया इनटू द रिवर्सिबल सेल इंजरी। तो क्या हो रहा है कि ये इसमें एक तो स्वेलिंग हो गई है, स्वेलिंग हो गई, माइटोकॉन्ड्रिया इज स्वेलन, और यहां पर क्या है कि दीज स्मॉल एमॉर्फस डेंसिटीज, डिपोजिशन ऑफ दिस स्मॉल एमॉर्फस डेंसिटीज। नॉर्मल माइटोकॉन्ड्रिया जो था वो स्वेलन नहीं थी और यहाँ पर डिपोजिशन नहीं था, फास्फोलिपिड रिच स्मॉल एमॉर्फस डेंसिटीज यहाँ पर ये हो गई है। तो हम लोग अगर सेल मेम्ब्रेन की बात करें, दिस इज द नॉर्मल सेल, मेम्ब्रेन इज इंटैक्ट, न्यूक्लियस है ये। और जब सेल में इंजरी हो रही है एटीपी की वजह से, तो सेल में क्या हो रहा है कि सेल स्वेल कर जा रही है और मेम्ब्रेन जो है वो आउट पोचिंग हो जा रही है, मेम्ब्रेन सूडोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर निकल आ रहा है, दैट इज नोन एज द ब्लेब्स। तो देयर इज द वेयर वी विद द ब्लेब्स फॉर्मेशन। क्यों हो रहा है? वहां पर अकुमुलेशन हो गया है सोडियम का और वाटर का। देयर में बी द दिस माइलिन फिगर्स, माइलिन फिगर्स जो है वो डिपॉजिट हो सकते हैं, माइलिन फिगर्स मिल सकते हैं। देयर में बी द इंट्रा मेम्ब्रेनस पार्टिकल, कुछ जो है इंट्रा मेम्ब्रेनस पार्टिकल्स डिपॉजिट हो सकते हैं। और सेल स्वेलन है, मेम्ब्रेन रप्चर नहीं कही है। देखिए इंटीग्रिटी ऑफ द मेम्ब्रेन जो है वो बाकी है, मेम्ब्रेन इज नॉट रप्चर एट एनीवेयर, बट मेम्ब्रेन क्या है, स्वेलन है, ब्लब फॉर्मेशन हो गया है, आउट पोचिंग हो गई है। ठीक है, अब अगर ये हम लोग देखें, व्हाट इज दिस, दिस इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिस इज द नॉर्मल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिस इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनटू द रिवर्सिबल सेल इंजरी। तो क्या हो रहा है कि दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज स्वेलन, स्वेलन हो गया है, और ये राइबोसोम जिस पे अटैच थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नॉर्मल में, ये यहाँ पर डिटैच हो रहे हैं और ये डिटैच डिस्पर्स हो जा रहे हैं इनटू द साइटोप्लाज्म। तो एक चेंज आई माइटोकॉन्ड्रिया में, चेंज सेलुलर मेम्ब्रेन में चेंज आया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चेंज आया, एंड दीज आर द लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स क्या हो रहे हैं कि जो रप्चर्ड सेल ऑर्गेनल्स हैं वहाँ पर उनको फैगोसाइट यानी ये ऑटोफैजिक वैक्यूल्स बना दे रहे हैं, दे आर द फॉर्मेशन ऑफ द ऑटोफैजिक वैक्यूल्स। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ द ऑटोफैजिक वैक्यूल्स। तो ये चेंजेस आ रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, सेल मेम्ब्रेन में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और दिस लाइसोसोम्स में। ठीक है, तो व्हाट आर द चेंजेस इनटू द साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन में क्या है, दे आर द, देखिए माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं, ना माइक्रोफिलामेंट्स हैं। तो ये नॉर्मल सेल में है, जब रिवर्सिबल सेल इंजरी हो रही तो क्या हो रहा है, ये तीनों के तीनों एक जगह इकट्ठा हो जा रहे हैं, दे आर एग्रीगेटेड, दीज माइक्रोट्यूब्यूल्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स एंड द माइक्रोफिलामेंट, दे आर एग्रीगेटेड, एक जगह इकट्ठा हो जा रहे हैं। लास्ट द चेंज इज द न्यूक्लियर चेंजेस। व्हाट आर द न्यूक्लियर चेंजेस?
न्यूक्लियर चेंजेस, जैसा कि हमने पहले बताया था, दिस इज द नॉर्मल न्यूक्लियस, न्यूक्लियर क्रोमैटिन जो है। तो जब एसिडोसिस हो जा रही, लैक्टिक एसिडोसिस, यानी जब अल्टरनेट पाथवे से ऑक्सीजन ना होने की वजह से एटीपी बन रहा है, तो जो पीएच है वो डिक्लाइन हो जा रहा है, पीएच कम हो जा रहा है, और उसकी वजह से क्या है कि न्यूक्लियर क्रोमैटिन जो है उसकी क्लम्पिंग हो जा रही है, क्रोमैटिन यहाँ पर एक जगह इकट्ठा हो जा रहा है, क्लम्प हो जा रहा है। तो दीज आर द चेंजेस इनटू द रिवर्सिबल सेल इंजरी। रिवर्सिबल सेल इंजरी में इस लेवल तक चेंज है। इसके बाद और अगर हाइपोक्सिया या इस्चीमिया कंटिन्यू रही ज़्यादा दिनों तक, तो उसके बाद की स्टेज जो होगी वो इरिवर्सिबल सेल इंजरी होगी। और इरिवर्सिबल सेल इंजरी में किस तरह की चेंजेस आएंगे वो इंशाअल्लाह हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हाँ, जो हम लोगों ने जो उसकी पैथोजेनेसिस थी सेल इंजरी की वो पढ़ा, और जो रिवर्सिबल सेल इंजरी स्पेशली ड्यू टू द हाइपोक्सिया और इस्चीमिया की वजह से जो होगी उसमें किस किस तरह के चेंजेस आएंगे और क्या चेंजेस आएंगे, ये हम लोगों ने आज पढ़ा है। मेरा ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा। आप लोग पढ़िएगा, बुक भी देखिएगा, और उसके बाद अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। अगले वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।